नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब। आई एम होपिंग दैट आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी तो एग्जाम बहुत ही पास आ गया है, तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आज का सेशन होने वाला है कि जेई में कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट होने वाली है। अब देखो, ये सारी चीजें जो भी हम कह रहे हैं थोड़ा डेटा ड्रिवन है और एक सॉर्ट ऑफ एक प्रेडिक्शन है। हालांकि हम बिल्कुल साफ साफ तो कह नहीं सकते। अब मैं एनटीए की पोती या रिश्तेदार तो लगती नहीं हूँ कि वो मुझे आके सारी सीक्रेट अपनी बता देंगे कि कौन सा शिफ्ट टफ होने वाला है, कौन सा शिफ्ट इजी आने वाला है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत इस बारे में चर्चा जरूर कर सकते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मदद हो जाए। अगर आप किसी शिफ्ट में बैठ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि शायद मेरे शिफ्ट में ऐसा आ जाए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका शिफ्ट इजी आ रहा है तो आप प्रिपरेशन करना जरा छोड़ दो और आपको लगे कि अरे मेरे को सब आता है, अब तो मैं चिल मारूंगा। ये नहीं करना। क्योंकि एक और चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये बात होती है कि मान लो कि आपकी शिफ्ट जो है ना वो बहुत आसान आ गई है। तो अगर आपकी शिफ्ट आसान आ गई, पता है आपको क्या करना होता है? आपको जो है और ज्यादा स्कोर लाना पड़ता है क्योंकि कट ऑफ बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से तो आपको जो है ना भगवान से मनाओ, जितनी हो सके प्रार्थना कर लो। वैसे तो देखो, मैनिफेस्टेशन एक नया वर्ड मार्केट में चल रहा है, तो करके देख लो मैनिफेस्टेशन। अगर हो पाता है तो मैनिफेस्ट ये करना है कि जरा सा टफ पेपर आ जाए। क्योंकि अगर जरा से टफ पेपर आ गई तो हो सकता है कि कट ऑफ नीचे आ जाए, और कट ऑफ नीचे आना इसका मतलब है कि थोड़े कम मार्क्स में भी जो है आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आइए चलिए इस बात पे जरा बात कर लेते हैं विस्तार से। और थोड़ा डेटा भी मैं लेके आई हूँ, डेटा दिखा के मैं आपको बता देती हूँ कि क्या शायद हो सकता है, शायद से हो सकता है। अब अगेन लाइक आई सेड, इट्स ऑल अ सॉर्ट ऑफ डेटा ड्रिवन, और डेटा से थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है। अब अगेन, एकदम सच्ची में एकदम यही होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, बट चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग एक बार अपना एग्जाम शिफ्ट जो है, एग्जाम डेट जो है, वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि कब है। 22 को है, 23 को है, 24 को है, 28 को है या फिर 29 को है, ये जरा बता देना। अब देखो, ये जरा ध्यान रखना कि 22, 23, 24 तक आपका एग्जाम है, फिर 25 से लेकर 28 तक, 27 तक आपको गैप मिल रहा है, और फिर 28 और 29 में है। अब हर साल ऐसा देखा गया है, जैसे कि मानो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ठीक है। अब ऐसा है ना कि ओवरऑल पेपर को देखते हुए, अब देखो ये जो डेटा है ये डेटा है, मतलब ये ना क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप लोगों को पता है, बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। तो उनके टीचर ने, उनके उनके जितने भी स्टाफ मेंबर्स है, सबने जाके जब एक एनालिसिस दिया, सबने जाके जब एक एनालिसिस बताई, तो वहां से जो है इन्होंने टफ पेपर कौन सा है, मॉडरेट पेपर कौन सा है, इजी पेपर कौन सा है, इस तरह से निकाला। अब ये डेटा मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो आप मेरे को बिल्कुल भी डांटना मत, मेरे को बिल्कुल भी कोई भी गाली मत देना। मैं बता देती हूँ, ये बड़े से न्यूज़पेपर में आया था और इसी न्यूज़पेपर से जो है, ये आर्टिकल से मैंने निकाला है, ठीक है। तो ये डेटा मैंने नहीं बनाया है। अब मैं बस आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और कैसे इन सब चीजों को बताया गया। अब ये जो है ना, बहुत बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम ये तो गलत है, जनवरी 27 का सेकंड शिफ्ट थोड़ी टफ आया था मैम, हम हमारे हिसाब से तो 29 वाला शिफ्ट ज्यादा था। हाँ देखो, बच्चों को लग सकता है, आपको लग सकता है कि नहीं ये शिफ्ट नहीं, दूसरा वाला कोई और शिफ्ट ज्यादा टफ आया था, ठीक है। लेकिन ये जो है, इन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चंस को देख देख के उन्होंने एक आउट ऑफ 3, 3 में से डिफिकल्टी लेवल को एक रैंकिंग दी है, ठीक है। और उस रैंकिंग के हिसाब से इन्होंने बताया कि क्वेश्चन पेपर टफ था या क्वेश्चन पेपर इजी था। अब जाहिर सी बात है, ये भी हो सकता है कि बहुत बार देखो क्या होता है कि जो शहर में बच्चे होते हैं ना, जो जैसे टीयर 1 टीयर 2 सिटी, जैसे बैंगलोर हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सारे ना बड़े बड़े शहर होता है। बड़े बड़े शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता है। या फिर आप मान लो कोटा से हो, कोटा में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोटा कोटा में पूरा एक माहौल जो सेट है वही है पढ़ाई लिखाई का। तो ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हुआ होगा, पर ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एनटीए ने जो है मतलब वो वाकिफ है नहीं रहे होंगे इस चीज से। तो ऐसा हो सकता है कि सारे जो टीयर 1 वाले शहर के बच्चे हैं, कोटा जैसे शहर, जो मतलब जो जिनको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा मतलब सामने है, जिन्होंने जो है ना, मतलब जिन्होंने क्या कहते हैं, उनके स्कूलों में कोचिंग हो रही है, उनके उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अलग है, उनको सारी चीजें मिल मिला के मतलब बना बनाया हुआ सा मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जब ऐसे बच्चे सारे एक दिन में चले गए एग्जाम देने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इतना पढ़ा लिखा होगा बच्चा, उसने इतनी ज्यादा जो है अपनी अपनी हार्डवर्क लगा दी कि उससे क्या हो गया है कि आराम से सब लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं,
है ना। अब सब लोग जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो गया होगा, रैंक ज्यादा हाई हो गया होगा। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो है ये बच्चों ने नहीं बताया कि ये टफ था, वो टफ था, ये इजी था, ये मॉडरेट था, फलाना ढिमकाना, ये बच्चों ने नहीं बताया। ये सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है उनके टीचर ने, उनके स्टाफ मेंबर ने एक बैठ करके जब एनालिसिस की है और उसमें 3 में से इन्होंने मार्किंग दी है। तो उस मार्किंग के हिसाब से देखो फरवरी 1 तारीख की जो शिफ्ट 1 थी उसे मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट बताया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि केमिस्ट्री को भी 1.8 मिला हुआ है, मैथ्स को तो भाई साहब 2.25 मिला है आउट ऑफ 3, और फिजिक्स को जो है इन्होंने 1.41 दिया था। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो फिजिक्स हमारा कंपैरेटिवली इजी था, और फाइनली जो स्कोर बैठता वो बैठता 1.82 3 में से, जो कि काफी हाई है डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। ठीक उसी तरह आप देखो जनवरी 27 वाली जो शिफ्ट थी, दो मतलब शाम वाली जो शिफ्ट थी, उसमें केमिस्ट्री को मिल रखा है 1.90, मैथमेटिक्स को मिला है 2.0 और फिजिक्स को मिला 1.46, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे बैठ रही है 1.79। और ठीक इसी तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पे जनवरी 30 शिफ्ट 1 में थर्ड मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट से बताया जा रहा है, और ये सारा डेटा तो चलो 2024 का है। ठीक इसी तरह इन्होंने 2023 का भी डेटा निकाला था, और उसमें भी आप देख सकते हो कि जनवरी 25 शिफ्ट 1 जो थी उसे 1.8 टफेस्ट शिफ्ट बताया जा रहा है, 29 की जो शिफ्ट थी उसे थर्ड टफेस्ट, और 31 वाली जो शिफ्ट थी वो सेकंड टफेस्ट। यानी कि एक बात जो यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत हमें समझ आ रहा है कि पर 2 शिफ्ट या पर 3 शिफ्ट के बाद जो है ये क्या कर रहे हैं, ये आपको एक शानदार धमाकेदार टफर सेट बना के दे रहे हैं। ठीक है, और राइट, ठीक यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो यही हुआ है, एक शिफ्ट गया, उसके बाद देखो 2 शिफ्ट के बाद यहाँ पे एक डिफिकल्ट शिफ्ट आया, फिर 3 शिफ्ट के बाद यहाँ पे एक डिफिकल्ट शिफ्ट आया। तो कुछ ये 2-3 के माध्यम से अगर हम चलते जाए तो ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शुरू शुरू वाले जो ये होते हैं ना, शुरू शुरू वाले जो शिफ्ट होते हैं उनको ये थोड़ा सा आसान ही रखता है। ठीक है, पर मेरा ऐसा मानना है, मतलब ये मेरी प्रेडिक्शन है, अगेन डेटा ड्रिवन, डेटा के वजह से ही बता रही हूँ कि 22 का तो पहला और दूसरा शिफ्ट जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही होने वाला है, ये 22 का होने वाला है। और अगर हम बात करें 23 का, तो मुझे ऐसा लगता है कि 23 का जो सेकंड शिफ्ट होगा ना, 23 का जो सेकंड शिफ्ट होगा वो हो सकता है कि जरा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल तक चले जाए, मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल, यानी कि ये जरा सा टफ हो सकता है। ठीक है, और रही बात आपके 28-29 की, तो 28-29 का जैसा कि आपने देखा ही होगा यूट्यूब में, सारे ही टीचर, सारे यूट्यूबर, सबको ही कह रहा है कि 28 और 29 के जो शिफ्ट होंगे वो थोड़े से ज्यादा टफ होंगे, जो कि सही है, क्योंकि हमने ऐसा देखा भी है। अगर आप फिर से डेटा देखोगे यहाँ पे, तो ये देख लो एक बार, ये देख लो यहाँ पे कि देखो ये अगर 1.82 मिल रखा है, इसे अगर 1.82 मिल रखा है, तो यहाँ पे देखो 1.69, यानी कि फिर से जो है फर्स्ट वाले लेवल पे चला जाता है 1.69। अब ये लास्ट वाला जो शिफ्ट है वो अगेन थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है, वो अगेन थोड़ा बहुत आसानी होता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला शिफ्ट जो है वो बहुत टफ आ गया था। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आखिरी वाले जो आपके शिफ्ट होंगे वो थोड़ा सा ज्यादा टफ होगा, मतलब वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आएगा। देखो टफ तो नहीं होता, एंड स्पेशली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री तो टफ आता ही नहीं है। अब आप चाहे तो मतलब इस बार देखो एनटीए अभ्यास की अगर मैं बात करूं, एनटीए का एक अभ्यास करके एक वेबसाइट आता है जिसमें कि वो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको देता है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एनटीए अभ्यास के उसमें अगर जाओगे तो उसमें 2018 के उसने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डाल रखा है, तो हो सकता है कि 2018 के क्वेश्चन पेपर को जो है थोड़ा बहुत रिपीट कर दे, मॉडिफाई कर दे, तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन इधर से उधर पूछ ले। तो 2018 के भी अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाओगे तो आपको केमिस्ट्री आसानी लगेगी। केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वो मेंटेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि पीसीएम में से केमिस्ट्री ही हमारी स्कोरिंग है, और केमिस्ट्री में रही बात इनऑर्गेनिक की, तो वो तो बहुत ही और ज्यादा लल्लू हो जाता है, तो उसमें तो और ही देख के लगता है कि भाई ये तो सबसे बन पड़ेगा, है ना। तो केमिस्ट्री आपके लिए हमेशा ही, आप 2018 का देखो, 17 का देखो, 19, 20, 21 किसी का भी देख लो, आपको बहुत ज्यादा जो है ना पेपर के पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि अरे बहुत आसान आ गया, बहुत आसान आ गया, बहुत आसान आ गया, हाँ एक दो क्वेश्चन मैं मानती हूँ, 2024 में एक आध क्वेश्चन ऐसे आए थे कि मोल फ्रैक्शन का, अगर ए बी सी कंपोनेंट है तो सी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला आएगा। अब वो स्टूपिडिटी है, ये मैं मानती हूँ, वो स्टूपिडिटी है, और ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, क्योंकि भाई जेई का मामला है, जेई तो बड़ी सी एग्जाम है, मतलब इतने सारे 14 लाख बच्चे दे रहे, कोई मजाक थोड़ी है कि आप मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पूछ लोगे, थोड़ा एक लेवल होना चाहिए, मानती हूँ।
लेकिन उस सवाल के अलावा अगर मैं बाकी सारे सवाल को देखूं तो वो सेम ही मेंटेन कर रखे। तो मतलब कि ये एक हवा उड़ गया था, सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि हाँ भाई हाँ बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी, पर ऐसा था नहीं। क्वेश्चन पेपर का लेवल इन्होंने मेंटेन कर रखा है। तो आप ऐसा मिथ मत मान के चलना कि बहुत आसान आ जाएगा, नहीं आएगा बहुत आसान। आसान वही इजी टू मॉडरेट ही आएगा। आपको दिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन जो आपसे बन ही नहीं पा रहे, है ना। आपको दिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नर्स्ट इक्वेशन, अब आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन लगाना, लेकिन लगाए कैसे वो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको यहाँ पे फैराडेज इक्वेशन लगाना। अभी आज ही सुबह मैं जो है ना, हमारे पास जेई इंग्लिश का चैनल है, तो जेई इंग्लिश वाले चैनल में मॉक टेस्ट ले रही थी मैं, और वहां पे हमें एक सवाल दिखा जिसमें कि फैराडेज लॉ ऑफ इक्वेशन हमें लगाना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, अब ये तो पता है, लेकिन उन्होंने एक ऑर्गेनिक रिएक्शन दे दिया। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन में भाई आपको कैसे पता कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, आपको एन फैक्टर पता तो करना चाहिए ना, एन फैक्टर पता करना तो आना पड़ेगा। जब तक आप एन फैक्टर नहीं पता करोगे तब आपको कैसे पता चलेगा कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो देखो ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें जब आप, ये छोटी छोटी चीजें जब आप देखते हो ना, तो पेपर लेवल वैसे टफ हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कि पेपर लेवल है इस तरह से टफ हो जाता है। ठीक है, अब आपको कैसे पता कि हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में से, चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन जो है काफी आसान आते हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि कौन से रिएक्शन के माध्यम से पूछेगा। और इसी को अगर इन्होंने मल्टी कॉन्सेप्चुअल बना दिया तो किसी और चैप्टर के साथ जोड़ दिया तो क्या करोगे फिर, है ना। जैसे कि अगेन लाइक आई सेड, अभी मैं मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही थी तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। अब ये बताओ मेरे को कि एक एक ऐसा सवाल आ गया जिसमें इन्होंने पूछा है, इन्होंने ना मोल कॉन्सेप्ट भी लगा दिया, मतलब रिडॉक्स का जो वो मिली इक्विवेलेंट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो भी लगा दिया, और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी लगा दिया। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बच्चों को आसान लगता है कि हाँ हाँ ये तो आसान है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें क्या ही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछ लेंगे, थोड़ा सा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें पता कर लेना है, लिगैंड्स के बारे में पता कर लेना है, सबको लगता है कि बहुत आसान है। अब इसको वर्नर थियरी के साथ जब इन्होंने रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट मिलाया तो क्वेश्चन थोड़ा सा भारी हो गया। अब आपको दोनों कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें ना पेपर लेवल को मेंटेन ही रखती है, लेकिन आपको दूर से लगता है कि अरे पेपर लेवल तो टफ हो गया होगा। अरे भाई तो टीचर इतने सालों से पढ़ा रहा है, टीचर तो सवाल कर ही लेगा ना। अब मेरे जैसे टीचर जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या मेरे को हो गया है 1.5-2 साल, तो 1.5-2 साल में मैंने सवाल सॉल्व कर लिया 5,000 से भी ज्यादा। तो धीरे 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 अब जिनका एक्सपीरियंस मानो 15 साल है 18 साल है, तो वो तो भाई कर ही लेंगे ना, वो तो झट से सवाल का आंसर दे देंगे, उनको तो लगेगा सारी चीजें आसान। तो आप ये समझो बहुत आसान आपका पेपर नहीं होने वाला है, बहुत डिफिकल्ट भी जेई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें 2.5 लाख बच्चे को तो पास कराना है ना, ताकि जेई एडवांस का सीट जो है वो बुक करे, और वहां से जेई एडवांस के लिए बच्चे जो है आईआईटी में, अरे इतने सारे आईआईटी खोल लिए, 16,000 तो आईआईटी की सीट हो गई। अब 16,000 बच्चे को तो ये भरवाएगा ना, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एनटीए के ऊपर पिछले साल बहुत सारे केसेस हुए। अब इतने सारे केसेस के बावजूद भी अगर बाल ना बांका हुआ इनका, और ये जो है अभी भी अगर नहीं आए उठ के और अपने रंगों पे खुद ही ना खड़े उतरे, तो फिर तो भाई देखो दिक्कत है हमारे हमारे भारत के साथ, ये मैं मानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें जब हो गई, तो ये इस बार जो है ना वो मॉडरेट, एवरेज मॉडरेट इसी तरह का पेपर रखने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका पेपर थोड़ा 22nd 23rd को है तो थोड़ा और ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि अगर इजी इजी लग रहा है तो सॉल्व करते चले जाओ, सॉल्व करते चले जाओ। और राइट स्ट्रैटेजी तो आपके लिए यही होगी कि पहले क्वेश्चन पेपर मिलते ही 5-10 मिनट लो और सारे सवाल देख डालो एक बार। जब सारे सवाल आपने देख लिए, उनको देखने के बाद, सारे सवाल देखने के बाद उनको जो है ना एक टिक लगा दो कि ये राउंड 1 में कवर हो जाएगा, मतलब मैं 20 से 30 मिनट लगाऊंगी और मैं जो है इस सवाल को सॉल्व कर लूंगी। उसके बाद राउंड 2 में जिनमें कि थोड़ा और दिमाग लगाना पड़े, जिनको जो है 3-4 लाइन में आपको सॉल्व करके फिर आंसर मिलेगा, उनको फिर करना, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये राइट स्ट्रेटेजी है, इसी तरह से मॉक भी सॉल्व करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में हेल्प चाहिए तो देखो बेटा, ऐसा हो रहा है कि अभी हिंदी चैनल पे इंग्लिश चैनल पे दोनों जगह पे क्लास लेना थोड़ा मुश्किल हो रखा है, क्योंकि दोनों में ही बहुत ज्यादा पढ़ाना है, और 6-6 घंटे एक जगह क्लास लेने के बाद ना एनर्जी इतनी बच नहीं रही है। तो मैं कहूंगी कि आप ना दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रैंक प्लस जी इंग्लिश भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में तो इंग्लिश समझ तो आती होगी ना, तो इंग्लिश में तो पढ़ ही लोगे आप। ठीक है, हाँ हो सकता है कि बहुत ज्यादा ऐसा ना लगे कि मैम यार अपने भाषा में नहीं है तो मजा नहीं आ रहा,
वो थोड़ा लग सकता है, वो एक चीज होती है, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम रोज क्लास ले, ठीक है, वहां पे हम रोज क्लास ले रहे हैं और यहाँ पे भी हमें लेना तो है, बिल्कुल लेना है, लेकिन वो हम प्लान नहीं कर पा रहे, लेकिन करेंगे, जल्द करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखो कंटेंट बहुत है, आप कंज्यूम करो। अब ये मत समझना कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, कई बार हम भी तो इंसान ही है ना, तो कुछ गलतियां हमसे भी हो रही है, मानते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में हमारी कोई कमजोरी नहीं है, हम करते रहेंगे और आपके लिए बेहतर कंटेंट ही बनाने का प्लान है। इसीलिए जो है ना, फट से ऐसे शुरू भी नहीं कर रहे हैं, ताकि अच्छे से प्लान करके बढ़िया सा अगर हम पढ़ाई करवा पाए तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो यही कोशिश करेंगे। लेकिन अब मैं जाते जाते आपको एक और चीज बता दूं कि कट ऑफ की ट्रेंड क्या रही है 2023-2024 में। अगर आप कट ऑफ की ट्रेंड देखोगे तो अगर कोई बहुत ज्यादा इजी शिफ्ट आ गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर कहीं पे हमने बहुत इजी शिफ्ट देख लिया है, तो हमें दिखा है कि 195 टू 205 था। हाँ, एक वो आउटलायर था कि जो है ना, जिसने उम्दा मतलब सारे जितने भी लेयर थे वो फाड़ करके निकल गया, 236 पहुंच गया था। लेकिन 236 पे तो मतलब किसी ने अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा होगा भाई, मैंने भी जब से होश संभाला है और जब से मुझे जेई और एआई ट्रिपल का पता चला है, तब से मैंने भी 236 नहीं देखा, लेकिन वो 236 पहली बार ही आया था और मुझे लगता है कि शायद वो आखिरी बार ही होगा, इस बार एनटीए को नहीं दोहराना चाहिए अपनी गलतियां। तो 195 टू 205 के अंदर ही होगा, तो मेरे हिसाब से आपका जो सेफ स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 220 प्लस। अगर आप 220 प्लस अपने मॉक टेस्ट में ला पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो एम करो 190 पे पहुंच गए तो थोड़ा और पुश करो, 180 पे पहुंच गए तो भी 40 मार्क और लाने हैं, हो जाएगा। बस वो जो एरर एनालिसिस वाली जो बुक होती है ना आपकी, वो आपको ढंग से मेंटेन करना है। और अगर आपने नहीं मेंटेन करी है तो बच्चे बहुत ही कम टाइम है आपके पास, 7 से 8 दिन है। इस 7 से 8 दिन में भी अगर आप रोज एक एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो वो 7 दिन के मॉक टेस्ट के एरर एनालिसिस को जो है आप लिख लो, ताकि वो सेम गलती आप अपने एग्जाम हॉल में ना मेंटेन करें। तो 220 प्लस पे तो आपको टीयर 1 एनआईटी तो मिल ही जाएगा, टीयर 2 एनआईटी भी मिल सकता है, लेकिन आईआईटी अगर सपना है हाँ तो फिर जेई एडवांस के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। और 220 प्लस अगर आप लेके आ गए जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो फिर तो और बढ़िया है, क्योंकि उसके बाद खत्म, बात ही खत्म, आपको मेंस का तो कोई कोई सोचना ही नहीं, आपको सीधे पढ़ना है अब एडवांस के लिए, आपको सीधे पढ़ना है अब एडवांस के लिए, है ना। तो आप 220 प्लस ही आप टारगेट करो। अब अगर मीडियम आ गया पेपर, तो देखो 170 से लेके 180 का मार्क बन रहा है या फिर 190 का मार्क्स बन रहा है, तो अगर मीडियम भी आ गया लेकिन आपका टारगेट अगर 220 है, तो यानी कि आपको तो 99 परसेंटाइल मिलने ही वाला है ना। ठीक इसी तरह डिफिकल्टी में भी 150 टू 160 बनता है, इसमें भी अगर 220 आ गए तो यहाँ पे भी आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएगा बच्चा। तो 220 आपका सेफ स्कोर है, 220 का, यानी कि इजी में भी आपको 99 मिलेगा, मीडियम में तो 99 मिल ही जाएगा, डिफिकल्टी में तो बिल्कुल ही सही मिल जाएगा, है ना। तो ये आपको मेंटेन रखना है, अपने मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट को एनालाइज करो बच्चे। एनालाइज में जो है आपको 2 घंटे लगाना है, बैठ के देखना है कि कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि वो गलती आपको दोहराना नहीं है एग्जाम हॉल में, ठीक है, आपको एनटीए की तरह नहीं काम करना है, ठीक है, तो ये समझ लेना। अब देखो एनटीए ने सफाई भी दी है अपने हिसाब से, कहा तो है उन्होंने कि देखो हम परसेंटाइल कैलकुलेशन करते हैं, इसका मतलब है कि परसेंटाइल और परसेंटेज में अंतर है बच्चे। परसेंटेज का मतलब होता है आपके मार्क्स कितने, परसेंटाइल का मतलब होता है आप कितने लोगों से आगे हो। तो अगर आपका 99 परसेंटाइल है, यानी कि भारत के 99 परसेंटाइल बच्चे जिन्होंने जेई मेंस दिया है, आप उनसे आगे हो, मतलब आप टॉप 1% में आते हो, समझ आ रही है। टॉप 1% में नहीं, आप तो 0.1% में आ रहे हो आप, इस तरह की बात है, क्योंकि 99.99 परसेंटाइल भी तो आता है। एग्जैक्टली तो ये होती है परसेंटाइल की बात। दूसरी बात आती है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि एनटीए ने बोला है कि हाँ अगर कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा आसान आ गई है, कोई शिफ्ट अगर बहुत ज्यादा टफ भी आ गई, उसमें भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों को जो है नॉर्मलाइज किया जाता है, वो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कुछ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं एक नॉर्मलाइजिंग स्कोर लेके आते हैं। तो एनटीए क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि सारे बच्चे रिगार्डलेस, कोई शिफ्ट हो, कौन सा ड्यूरेशन हो, कौन सी दिन हो, तारीख हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, दे आर इवेल्युएटेड इक्वली। और ये प्रोसेस से क्या होता है कि इनको एक इक्विटेबल चांस मिलता है सारे स्टूडेंट को अपने अपने कैलिबर देखने का। आया समझ? यस, तो इतनी बात होती है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको क्लास वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ, तो देखो
17 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से आए थे क्लास 12th के, ठीक है, और 10 क्वेश्चन 10 सवाल आए थे क्लास 11 के। ठीक इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैथ्स में 7 सवाल आए थे 11 से और 15 सवाल आ गए थे आपके 12 से। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी 15-15, मतलब ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंशिएटिंग है। वैसे हालांकि वैसे देखने में ये आया है हमेशा ही कि 11th को थोड़ा सा कम वेटेज दिया जाता है, 12th को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, ठीक है। 12th को ज्यादा वेटेज दिया जाता है हमेशा ही, कुछ 5-10% का थोड़ा सा वो होता है, मतलब 55 से लेके 60% मान लो 12th को दिया जाएगा, 11th को मान लो 45 से 50% दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है ये एक वेटेज ये रखते हैं। और एक और चीज अगर देखोगे तो केमिस्ट्री में भैया आपको जो है कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया ही नहीं है, टफ क्वेश्चन आपको आया ही नहीं है। हाँ, मैथ्स में हालांकि टफ क्वेश्चन आते ही है, और आप यहाँ देखो कि फिजिक्स में भी टफ क्वेश्चन आए हैं एक या दो, लेकिन केमिस्ट्री में कभी नहीं आते। तो केमिस्ट्री आपका सीक्रेट वेपन है, आपका ब्रह्मास्त्र है। केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये स्कोरिंग है, और आपको जो है केमिस्ट्री में अगर आपने 78 to 80 मार्क्स ला लिया तो 99 परसेंटाइल क्लब में आप खड़े उतरे। मैथ्स में आपको आधे सवाल करने पड़ते हैं, अगर आपके पास 25 सवाल आ रहे हैं तो आपको जो है 13 से 14 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आप मैथ्स में 99 परसेंटाइल क्लब में पहुंच जाते हैं। और फिजिक्स में आपको सबसे ज्यादा करना पड़ता है एक्चुअली, फिजिक्स में आपको 25 में से मिनिमम जो है 18 से 20 आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आप 99 परसेंटाइल में आते हैं। तो ये होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो है डिवीजन कुछ इस तरह से। तो आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाला, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आने वाला है, लेकिन मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल आएगा। तो तैयार जरूर जो है आप होके जाइए, मॉक टेस्ट जितना हो सके इतना दीजिए, और एक बार जो है एरर एनालिसिस भी आप रखिए, वो करके देखते रहिए, आपको इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप इनफैक्ट बताना भी कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना अभी आज तक में कितनी मॉक टेस्ट की स्कोर रही है। और 2 दिन अगर आपने ये बातें सुन के मेरी एरर एनालिसिस करके देख लिया तो आप देखेंगे कि कोई इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं, फिर आप जरूर बताना मुझे। तो विद इसी नोट पे थैंक यू सो मच कि आपने मेरी क्लास सुनी, और यस सब्सक्राइब रहिए, हम जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, आई सी यू लेटर माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।